हरिपुर नाम का एक गांव था जिसमें प्रेमा अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। कुछ समय बाद प्रेमा अपने दोनों बेटों की शादी कर देती है। राहुल प्रेमा का बड़ा बेटा था और नीरज छोटा बेटा था। राहुल की शादी प्रिया नाम की लड़की से होती है जो कि अमीर घर से थी और नीरज की शादी शिवानी से होती है जो गरीब घर से थी। दोनों बहुएं एक ही दिन अपने ससुराल आ जाती हैं और प्रेमा प्रिया का दहेज का सामान देखकर बोलती है, प्रिया बहू, तेरा दहेज तो बहुत ही अच्छा है और साथ में एसी भी लेकर आई हो, पर मैं तुम्हारे इस सामान को अपने छोटे से घर में रखूंगी कहाँ? कहीं न कहीं तो एडजस्ट हो ही जाएगा मम्मी जी। और वैसे भी शादी के बाद तो हर लड़की अपने मायके से थोड़ा बहुत सामान लेकर आती ही है और जो लड़की थोड़ा बहुत भी दहेज लेकर नहीं आती उसके माँ बाप गुजर ही गए होते होंगे जो बेटी को खाली आती विदा कर देते हैं। प्रिया ने ये बात अपनी देवरानी शिवानी के लिए बोली थी, जिसे सुनकर शिवानी बोली, जेठानी जी, किसी के भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि वो अपनी बेटी को थोड़ा बहुत भी सामान न दे, पर किसी की कुछ न कुछ मजबूरी होती है। शायद आपने गरीबी नहीं देखी इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। आपको किसी को भी गए गुजरे कहने का कोई हक नहीं है। मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं है जो तुम इतना जल रही हो। लगता है तुम्हारे माँ बाप भी उन्हीं में से एक है। अरे ये क्या, शादी करके दोनों घर में आई नहीं और लड़ना चालू कर दिया। चलो दोनों अब अपने अपने कमरे में चली जाओ और जाकर आराम कर। जैसे प्रिया अंदर आती है तो उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगती है और प्रिया अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, आपके घर में तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है, एसी नहीं है क्या? नहीं बहू, हम तो पंखे में ही रहते हैं, हमको पंखे में रहने की आदत है। अब मैं यहाँ इतनी गर्मी में कैसे रहूंगी? वो तो अच्छा हुआ मेरे पापा ने दहेज में एसी दिया है, मैं कल ही अपना एसी अपने कमरे में लगवा दूंगी। प्रिया अपने पति राहुल से कहती है, राहुल प्लीज कल एसी वाले को बुलाकर आप मेरे कमरे में एसी लगवा दीजिए। अरे बहू, क्यों इतना परेशान हो रही हो? आज बस थोड़ा एडजस्ट कर लो, मैं कल ही तुम्हारे कमरे में एसी लगवा दूंगी। प्रिया ने अपने ससुराल में आते ही अगले ही दिन अपने कमरे में एसी लगवा लिया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। प्रिया अपने एसी वाले कमरे में आराम से सोती और शिवानी अपने कमरे में लगे पंखे में सोती। प्रिया तो ज्यादा गर्मी होने के कारण अपने एसी को फुल टेम्परेचर पर करके सोती थी। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, एसी को 16 पर किया हुआ है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे एसी चल ही नहीं रहा। अगले दिन प्रेमा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू, मेरे से जितना हो सके मैं उतना रसोई का सामान लाई हूँ, अब तुम दोनों देखो कि क्या बनाना है। माँ जी, मेरा तो आज खीर खाने का मन कर रहा है, मैं तो सबके लिए खीर बनाऊंगी। मेरी मम्मी ने मुझे खीर बहुत अच्छे से बनानी सिखाई है। अच्छा, और तू शिवानी बहू? माँ जी, मुझे सब कुछ बनाना आता है, मैं तो कुछ भी बना लूंगी जो आप बोलोगी। गरीब घर की लड़की और करती भी क्या है, या तो अपने घर में या दूसरे के घर में खाना बनाने का ही काम करती है। प्रिया भाभी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? खाना बनाने में भी अमीर गरीब वाला हिसाब होता है क्या? चुप करो तुम दोनों। शिवानी, तुम क्यों प्रिया बहू से लड़ रही हो? जाओ और खाना बनाओ। प्रिया ऐसे ही बात बात पर शिवानी का मजाक उड़ाती रहती थी और प्रेमा भी प्रिया की तरफदारी लेती थी। दोनों देवरानी जेठानी में खिटपिट तो चलती रहती थी और एक छोटे से ससुराल में दोनों बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा था। फिर एक दिन माँ जी ने मुझे कितना छोटा कमरा दिया हुआ है और जेठानी जी को कितना बड़ा कमरा दिया हुआ है। उनके कमरे में एक बार बोलने पर एसी भी लगवा दिया और मुझे कूलर भी नहीं दिलवा सकती है। एक तरफ जहाँ प्रिया अपने एसी वाले कमरे में गर्मी के मौसम को एंजॉय कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ शिवानी अपने छोटे से कमरे में टूटे हुए पंखे में गर्मी से हाल बेहाल हो रही थी। एक दिन राहुल और प्रिया अपने कमरे में सो रहे थे, तभी राहुल कहता है, प्रिया, अब तो एसी को बंद कर दो, कमरा कितना ज्यादा ठंडा हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ की पहाड़ियों में सो रहा हूँ। तुम्हें ज्यादा ही ठंड लग रही है तो बाहर जाकर सो जाओ, मुझे ऐसी सोने की आदत है, मैं एसी बंद नहीं करूंगी। एक तरफ प्रिया का कमरा भरी गर्मी में ठंडा यानी चिल्ड हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ शिवानी का कमरा गर्मी से धूप में तप रहा था। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है, इस पंखे का तो पता भी नहीं लग रहा है चल भी रहा है या नहीं, बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही। एक काम करती हूँ, नीरज जी जो पैसे मुझे देकर गए थे, मैं उन पैसों से पंखे की मरम्मत करा लेती हूँ। अगली सुबह ही शिवानी पंखे की मरम्मत कराने के लिए मिस्त्री को बुला लेती है और जब ये बात प्रिया को पता चलती है तो वो उस मिस्त्री को घर से भगा देती है। और थोड़ी देर बाद प्रिया अपनी देवरानी को परेशान करने के लिए उसके कमरे की बिजली की तार भी काट देती है। फिर शिवानी का वो टूटा हुआ पंखा भी चलना बंद हो जाता है, जिससे वो गर्मी से और ज्यादा परेशान हो जाती है और पूरी पसीने में लथपथ रहती है। हे राम, अब तो ये रहा पंखा भी बंद हो गया है, अब तो लाइट भी चली गई मेरे कमरे की। बड़ा शौक था ना मुझसे तुझ गरीब को टक्कर लेने का, अब देखना तुझे कैसे इस भरी गर्मी के मजे दिलाती हूँ। प्रिया अब दिन भर अपने कमरे का एसी चलाकर बैठी रहती थी और दिन भर शिवानी पर हुक्म चलाती।
पहले तो वो थोड़ा बहुत काम भी कर लेती थी, पर अब गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण प्रिया अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती थी। बेचारी शिवानी गरीब घर से थी, इसलिए उस पर उसकी सास और जेठानी दोनों अपना हुक्म जमाती थी। वो चुपचाप सबके काम करती रहती थी। फिर प्रिया एक दिन शिवानी को अपने कमरे में आवाज मारकर बुलाती है, सुनो, जरा छत से मेरे कपड़े उतार कर ले आओ और फिर आकर मेरे लिए खाना बनाओ। आजकल बहुत काम चोरी करने लगी हो तुम। तभी शिवानी को प्रिया के कमरे में से आ रही ठंडी ठंडी हवा अच्छी लगने लगती है और वो प्रिया से कहती है, जेठानी जी, मैं वैसे ही गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ और आप कभी मुझे छत पर तो कभी रसोई में खाना बनाने के लिए भेजती हैं। अगर आप कहें तो मैं थोड़ी देर के लिए आपके कमरे में बैठ जाऊं, बहुत ठंडक है आपके कमरे में, उसके बाद आपके सारे काम कर दूंगी। इतना ही ज्यादा एसी में रहना है तो अपने गरीब माँ बाप से एसी क्यों नहीं मंगा लेती हो? ये एसी वाला कमरा मेरा है और उसकी हवा भी मैं ही लूंगी। जाओ अब जाकर मेरे लिए खाना बना कर लाओ। बेचारी शिवानी अपनी जेठानी की ये बात सुनकर मुंह लटका कर चली जाती। जैसे धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और अब अगर प्रिया कमरे से बाहर आती तो उसके लिए बिना एसी के 1 मिनट भी रहना मुश्किल हो जाता। एक रोज प्रिया अपनी सास से कहती है, बाप रे बाप, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, बाहर हॉल में मुझे 2 मिनट भी नहीं रुका जा रहा, इस हॉल के अंदर तो मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में। प्रिया की इन हरकतों से अब सास भी दुखी हो जाती है। अरे बहू, पूरे दिन कमरे में पड़ी रहती हो, जरा कमरे में से उठकर हाथ पैर भी हिला लिया करो। शिवानी बहू भी तो पूरे दिन गर्मी में काम करती है, उसको भी तो गर्मी लगती होगी। मुझसे इतनी गर्मी में काम नहीं किया जाता माँ जी, आपकी गरीब बहू है ना, उससे ही अपना सारा काम करा लो। काम न करने के कारण अब आए दिन प्रिया की तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगती है। कभी उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती तो कभी बुखार चढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी अपनी जेठानी की केयर करना नहीं छोड़ती और उसका पूरा ध्यान रखती, साथ ही दिन रात उसकी सेवा में लगा देती थी। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और आज उसके घर का बिजली का बिल आता है। बिजली के बिल को देखकर सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी सास गुस्से में प्रिया के कमरे में जाती है। देख जरा कितना बिल आया है, पूरे 10,000 रुपए का बिल आया है। बहुत मजे लिए ना तूने एसी के, अब भर इस बिल को, अपने अमीर बाप से भरवा इस बिल को। चुप क्यों है, अब जवाब दे। इससे पहले कि प्रिया अपनी सास को जवाब देती, इतने में उसको चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। घर के सभी लोग प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और जब डॉक्टर प्रिया का चेकअप करते हैं तो इसकी तबीयत काफी दिन से खराब है। लगता है ये पूरा दिन ठंडी जगह पर रहती है और जैसे ये कहीं गर्मी वाली जगह पर जाती है तो इसकी गर्मी से तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, जिसके कारण इसके दिमाग की नसें सुन पड़ गई हैं। अगर ये ऐसे ही करती रही तो इनके लिए ये चीज सही नहीं होगी, जिससे इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। देख लिया राहुल बेटा, पूरे दिन एसी में रहने का नतीजा, वो भी पूरे दिन इतने ज्यादा टेम्परेचर पर एसी चलाकर रहना। माँ, अब इसकी एक नहीं चलने दूंगा, बस बहुत हुआ इसका ड्रामा। सब लोगों ने प्रिया को खूब डांट लगाई। अब बस भी कीजिए, एक तो वैसे ही उनकी तबीयत खराब है, ऊपर से आप सब उन्हें सुनाए जा रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए जेठानी जी, मैं आपका खूब ध्यान रखूंगी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। शाम को प्रिया घर आ जाती है। अब शिवानी घर के काम के साथ साथ अपनी जेठानी का भी खूब ध्यान रखती। प्रिया को अपनी देवरानी को अपना इतना ख्याल रखता देखकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो शिवानी से अपनी गलती की माफी मांगती है और वो अपना एसी बाहर हॉल में लगवा देती है। अब दोनों देवरानी और जेठानी प्यार से एक साथ रहने लगते हैं और साथ मिलकर घर के काम करते हैं। सावित्री देवी हाथ में स्वागत की थाली लिए अपनी दोनों बहुओं का स्वागत करती हैं। अब मेरी दोनों बहुओं, जल्दी से इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। क्या माँ जी, एक कमरे का घर? आपको पता नहीं है मैं कितने अमीर घर से हूँ और मेरे माँ बाप ने कितना दहेज दिया है? अब मैं ये सारा सामान कहाँ रखूंगी? क्या फर्क पड़ता है देवरानी जी, ससुराल चाहे 1 कमरे का हो या 4 कमरों का, रहना तो हम सबको एक साथ मिलकर ही है ना। ओफ, इन गरीब लोगों को कैसे समझ आएगा जिन्होंने पूरी जिंदगी 1 कमरे में ही बिता दी हो। खैर रोहन, तुम बेड को कहीं एडजस्ट कर दो, बाकी सब सामान मेरे घर लौटा दो। जब हम बड़ा घर ले लेंगे तब उस सामान को ले लेंगे। सावित्री की छोटी बहू अंकिता उस बेड को एक जगह रखवा लेती है, फिर आराम से उस बेड पर अपने पति के साथ लेट जाती है। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी बहू रेखा अपने पति और सास के साथ जमीन पर चटाई बिछाकर लेट जाती है। विनोद जी माफ करना, मेरा परिवार इतना अमीर नहीं था कि कुछ दे पाए। तो मैं कौन सा अमीर हूँ रेखा, और मुझे सब कुछ अपनी मेहनत से कमाना है, ना कि ससुराल वालों से कुछ लेना है। उन दोनों की बात बेड पर सो रहे अंकिता और रोहन सुन लेते हैं। अंकिता मुंह बनाते हुए कहती है, हा, आए बड़े हमें सुनाने वाले। भूलो मत जेठ जी कि आप बेरोजगार हो
इसलिए बड़े होकर भी जमीन पर सो रहे हो। अरे छोटी बहू, तू क्यों गुस्सा होती है? वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था। रहने दो माँ, मैं सब जानता हूँ भैया का क्या मतलब था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जहाँ देवर और देवरानी बिस्तर पर सोते, तो वहीं जेठ और जेठानी नीचे जमीन पर चटाई लगाकर सोते हैं। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और उनकी छत टपकना शुरू हो जाती है। उफ, ये सब आखिर क्या है रौनक? तुम्हारे घर की छत टपक रही है। बहू, तुझे बताया था ना मैंने, हमारा घर बहुत पुराना है, इसलिए अक्सर बरसात में ये ऐसे ही टपकती रहती है। माँ जी, मेरी तरफ की चटाई भी गीली हो गई, ऐसे में ठीक से सो नहीं पाएंगे। बहू, तू मेरी तरफ आकर सो जा, इस तरफ सूखा है। वाह माँ जी, अपनी गरीब बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है और अमीर बहू से इतनी नफरत, जबकि हम सब एक ही कमरे में रहते हैं, फिर भी इतनी नफरत। तुम बेड पर सोई हो इसलिए कह रही हूँ इसे छोटी बहू। ठीक है ठीक है, सुनो जी, कल सुबह होते ही तुम अपनी तरफ की छत और दीवार पक्की करवा लेना। जैसे तैसे वो लोग सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह अंकिता अपनी तरफ की दीवार और छत ठीक करवा लेती है, साथ ही उसमें रंग भी करवा देती है। छोटी बहू, अगर तू काम करवा ही रही थी तो पूरी छत की मरम्मत करवा लेती। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। मेरा पति सारा दिन मेहनत करे और मैं उनके पैसे तुम लोगों पर बहा दूं। रहने दीजिए माँ जी, आप इसे कुछ मत बोला करो। देवरानी जी की बातों से साफ साफ पता चलता है कि इसे हम गरीबों से सख्त नफरत है। अगले दिन फिर से बारिश शुरू हो गई और रात में अंकिता तो आराम से बिस्तर पर सोई, लेकिन गरीब जेठानी की तरफ छत टपकने की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाई। सुनिए जी, छत टपकने के कारण ज्यादा पानी हमारी तरफ आ रहा है, ऐसे तो हम सो नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कल कोई जुगाड़ करता हूँ। अगली सुबह अंकिता अपनी गरीब जेठानी का मजाक उड़ाती है। गरीब जेठानी जी, लगता है आप ज्यादा ही दुखी हैं। आंखें कैसी लाल हो रखी हैं? लगता है सारी रात सो नहीं पाई। वैसे कल रात मैं भी ठीक से सो नहीं पाई। वो क्या है ना, गर्मी ज्यादा लग रही थी। खैर कोई नहीं, मुझे तो एक फोन घुमाना है, फिर मेरे माँ बाप एक इशारे पर मेरे लिए एसी भिजवा देंगे। अंकिता ऐसा ही करती है। अपनी माँ से फोन करके वो अपने घर पर एसी लगवा लेती है, लेकिन एक ही कमरे में एसी लगने की वजह से उसकी हवा सभी को मिल रही थी, यहाँ तक कि उस गरीब जेठानी को भी, और ये बात अंकिता को हजम नहीं होती। एसी मैंने अपने लिए लगवाया रौनक, ना कि उस गरीब जेठानी के लिए। वो मुफ्त में ही हवा खा रही है। तो तुम बताओ डार्लिंग, तुम क्या चाहती हो? कुछ पर्दे ले आओ और उसे कमरे के बीच में लगा दो, ताकि एसी की हवा उस तरफ ना जा पाए। अंकिता अपनी गरीब जेठानी से इस हद तक नफरत करती थी कि वो उसे एसी की हवा भी लगने देना नहीं चाहती थी। गरीब बहू सारा दिन काम करती, लेकिन फिर रात को वो गर्मी या बारिश की वजह से ठीक से सो नहीं पाती। रौनक, तुम आज ही जाकर मिस्त्री पकड़ कर ले आओ, मैं अपनी तरफ का हिस्सा ऊंचा करवा लूंगी। इस गरीब की वजह से हमें भी ये पानी की किचकिच झेलना पड़ता है, और फिर बारिश का गंदा पानी मेरी तरफ जमा हो जाता है। बहू, किसी गरीब को इतना सताना भी ठीक नहीं है। आप तो चुप ही रहिए माँ जी। अच्छा रौनक, आज ना मेरा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, तुम बाहर से हम दोनों के लिए ले आओ ना। हाँ हाँ, मैं अभी ले आता हूँ। फिर शाम को तेज बारिश होती है, जिससे घर में पानी भर जाता है। उधर चूल्हा गीला होने के कारण गरीब बहू खाना नहीं बना पाती और उन तीनों को भूखा ही सोना पड़ता है। ये देख देवरानी कहती है, गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब बस भी कर छोटी बहू, तू अमीर है इसका मतलब ये नहीं हमारी बार बार बेइज्जती करेगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज रौनक ऑफिस से घर लौट रहा था तो गड्ढे में उसका पैर फंस जाता है, जिस वजह से उसके पैर में काफी चोट आ जाती है और अब वो बिस्तर पकड़ लेता है और अब वो नौकरी पर भी नहीं जा पाता। अंकिता को पैसों की कमी होने लगती है और वो अपनी माँ को फोन करके हेल्प मांगती है। माँ देख लो, अगर कुछ हेल्प हो जाए। बेटी, मैंने तो तुझे पहले ही उस गरीब से शादी करने के लिए मना किया था, लेकिन तू ही नहीं मानी। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने तेरी बहुत मदद की, लेकिन अब और नहीं कर सकते। तेरे पापा को काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिस वजह से अब कंपनी बंद होने की कगार पर है। लेकिन माँ, इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है, इनकी नौकरी चली गई है। माफ करना बेटी, लेकिन मैं तुम्हारी अब और हेल्प नहीं कर सकती। इतना कहकर अंकिता की माँ फोन रख देती है। तभी अंकिता का जेठ अशोक खुशी खुशी घर आता है। रेखा, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी डबल है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जीते रहो बेटा, अब हमें किसी के आगे नहीं झुकना पड़ेगा और ना किसी की बातें सुननी पड़ेंगी। ये सुनकर अंकिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सब से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी अमीरी के घमंड में आकर ना जाने आप लोगों को क्या क्या कहा।
लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं देवरानी जी, एक घर में 4 बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे ही। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। और वैसे भी हम सब एक घर एक कमरे में रहते हैं, तो हमारे बीच कितनी भी दूरियां आए, लेकिन मुसीबत की घड़ी में हमारा सब परिवार एक ही है। और अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इस तरह पूरा परिवार एक हो जाता है और सारी मुसीबतों का सामना एक साथ करते हैं।